हम लोग मेथड्स पढ़े हैं अभी तक। मेथड्स का माने यूजर डिफाइंड मेथड्स या फंक्शंस, उसका कोई एक प्रॉपर्टी मेरे को बोलो। बोलो। यूडीएम पढ़े हो ना, कुछ तो याद होगा। तो पता है तुम लोग को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है, लेकिन कुछ तो याद होगा। थोड़ा जोर से बोलो। बस पैरामीटर लिस्ट बोल के छोड़ दी, इससे तुमको क्या समझ में आएगा? हाँ बोलो। हाँ वो कब यूज होता है, किस कंटेक्स्ट में यूज होता है? ओवरलोडिंग मेथड, ओवरलोडिंग में, ठीक है, मेथड हम लोग यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर और मेथड देखने में बहुत सिमिलर होता है। कंस्ट्रक्टर और मेथड देखने में बहुत सिमिलर होता है, बट स्टिल उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है, ठीक है। वो हम लोग गो थ्रू करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखना सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर लिखा जाता है। तो what are constructors in Java? A constructor in Java is a special method that is used to initialize objects. The constructor is called when an object of a class is created. It can be used to set initial values for object attributes. Every time an object is created with a new keyword, at least one constructor is called. बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या है मतलब समझते हैं। पहला पॉइंट जो हम देखें कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम है, कंस्ट्रक्टर का जो नेम है दैट इज सेम एज द क्लास नेम। क्या मेथड में ये चीज था? यूडीएम में फंक्शंस में जब हम लोग कर रहे थे, नहीं। क्लास का नेम और फंक्शन का नेम अलग होता था। फंक्शन ओवरलोडिंग में सेम नाम का मल्टीपल फंक्शंस होता था, बट क्लास नेम के साथ वो अलग होता था, है ना। बट कंस्ट्रक्टर नेम एंड द क्लास नेम विल बी सेम, वो अलग नहीं होगा। अगर अलग हुआ तो इट विल बिकम अ यूडीएम मेथड हो जाएगा, नॉट अ कंस्ट्रक्टर। इट विल नॉट रिमेन अ कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आया? ठीक है। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट स्पेशल मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज। इसका काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है, इट इज ओनली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ द वैल्यूज। ओनली फॉर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना। इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई लॉजिकल ऑपरेशन उसमें नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन होता है। फंक्शंस में क्या सिर्फ इनिशियलाइजेशन होता था? फंक्शन में जैसे अगर मैं बोला कि एक फैक्टोरियल का फंक्शन लिखो, तो क्या उसमें सिर्फ इनिशियलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, उसमें अलग अलग अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी हो रहा था। तो वो था फंक्शंस का काम। बट इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर यू विल ओनली यूज इट टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि क्लास नेम है सपोज लायन, ठीक है। लायन का ऑब्जेक्ट बनाना है, लायन का ऑब्जेक्ट बनाना है। सपोज हम बोल रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेम इज पपी। तो मेरे को बोलो लायन का क्लास है, ऑब्जेक्ट नेम इज पपी, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएशन का क्या स्टेटमेंट होगा? लायन पपी इज इक्वल्स टू न्यू लायन, ऐसे करते थे। ये क्या था? दिस वाज द क्लास नेम, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज द कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक जो तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते आए हो उसमें कंस्ट्रक्टर का यूज किए हो, बट तुमको वो टर्म पता नहीं था कि वो कंस्ट्रक्टर है। समझ में आया बात? ठीक है। तो एज सुन एज यू राइट दिस लाइन, मतलब तुम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ये इसका काम। क्लियर? यही सब लिखा हुआ है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास, इट इज बिकॉज, ये सब बाद में देखते हैं क्या होता है। देखो डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। पहला है कि मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप। मेथड जब लिखते थे तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते थे ना कि पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, उसके बाद जो भी नाम है, मान लो ऐड, ये मेथड का नेम। इसमें रिटर्न टाइप कौन सा था? वॉइड। So a method
must have a return type. If the method is going to return any value, the return type will be accordingly. Like अगर integer value return करता है तो method return type will be int. और अगर method कुछ value return नहीं करता है तो उसका return type क्या होता था? Void होता था. मतलब basically एक return type mention करना है. But constructor में कोई return type mention करना नहीं है. लॉजिकल रीजन ये है कि भाई कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन का काम करता है, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ही नहीं, कभी भी नहीं, तो उसमें रिटर्न टाइप मेंशन करने का कोई मतलब नहीं बनता. तो कंस्ट्रक्टर विल नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. मेथड्स विल हैव अ रिटर्न टाइप, मेथड मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू. ये तुम्हारा काम होगा. उसके बाद देखो, अ मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली. इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास एक क्लास है कि पब्लिक क्लास एंड क्लास नेम इज एडिशन, उसके बाद तुम एक यहाँ पे मेथड लिखे हो जिसका नाम है सपोज ऐड, ठीक है, फिर psvm लिखे हो. तुम अगर psvm के अंदर ऐड को कॉल नहीं करते हो तो क्या कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा? नहीं. मतलब यू हैव टू एक्सप्लिसिटली कॉल दैट फंक्शन इन द मेन मेथड, तभी जाके वो कॉल होगा. बट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि कंस्ट्रक्टर को मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ेगा. एज सून एज आई create an object for the class, constructor will be called by itself, by default. समझ में आया? तो फंक्शंस को एक्सप्लिसिटली कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करने का जरूरत होता है. as soon as you create the object it is automatically invoked. ये मतलब है इसका. बोलो कुछ दिक्कत है यहाँ पे? यही सब यहाँ पे है. जो कंस्ट्रक्टर नेम सेम. ठीक है, अब कैसे लिखा जाता है देखते हैं. इस तरह से अभी देखिए, जैसे न्यू ऑपरेटर से ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो उससे हो जाएगा. फीचर्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, इट इज डिफाइंड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, used to initialize the data members या instance variables, automatically called during object creation, needs no return type, it is usually public and it is overloaded automatically. मतलब कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है. जैसे मेथड्स को ओवरलोड करते थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है. ये इसका मतलब है. समझे? 2 मिनट देता हूँ, इसको रट्टा मारो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इसका काम क्या है वो देखते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं जावा कंपाइलर ऑनलाइन में खोलूं और मैं एक छोटा सा प्यारा सा कोड लिखूं जो कि कुछ इस प्रकार का हो सकता है. अरे देखते हो चीज है, सुनिए उठे सुनिए, नोकिया भेंगे ये. इंटीजर सपोज हम बोलते हैं a, और सपोज हम बोलते हैं डबल p. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void void डिस्प्ले का. ठीक है, इसके अंदर मैं करता हूँ सिस्टम और प्रिंट एलन a और सिस्टम और प्रिंट एलन b. और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब मेन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू मेन और फिर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले. सपोज ऐसे लिखता हूँ. समझे बात को? क्लियर है? मेरे को बोलो क्या आउटपुट होगा. 0 और 0.1, 0.0 है. अच्छा, ये बात 150% जूम हो गया. ए देखा ना 17 इंची पे से बसे. क्या देखो আসবে এই চ্যাটটা দেবো তাহলে দেখে আসবে. দেখো আর কত বড় করবো, 175% জুম. এবার बोलो क्यों? क्यों बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही तो. हाँ
वैल्यू असाइन नहीं होता, नहीं वो एरर आना चाहिए। वैल्यू असाइन ही नहीं हुआ ना, ये तो सच है, यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या डिस्प्ले? कुछ तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है ना। इनिशियल वैल्यू रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे बोलता कि ए का वैल्यू 5 है तो वो डिस्प्ले 5 होता, बट भाई यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए है? কি বলছিস? কোড সাকসেসফুল আসবে, আউটপুট আসবে না বলছিস, তো আমি তো ডিসপ্লেকে তো ফাংশনটাকে কল করছি, তো এই দেখ, তাহলে ফাংশনটা এক্সিকিউট তো হবে। এক্সিকিউট মানে ডিসপ্লে মানে সিস্টেম আউটপুট এলএন এ সিস্টেম আউটপুট এলএন বি, এক্সিকিউট তো হবে। তো এ আর বি এর ভ্যালুটা কি দেবে? अवनिका, सो गई क्या? ओ, नहीं, क्या होगा? क्या पता। क्या पता? उज्जवल बोला सही, लेकिन रीजन नहीं बोल पा रहा। ठीक। ओ अच्छा अच्छा। अल्टीमेटली आया लेकिन एरर, है कि नहीं? क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? मैं जो यहाँ पे मेंशन किया हूँ ए, यहाँ पे ये क्या है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड मेंशन नहीं किया हूँ। यहाँ पे बी भी नॉन स्टैटिक है, ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो ये तो स्टैटिक मेथड है ना, तो बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, ये स्टैटिक हटा दो, समझे? तो वो चीज का ध्यान रखना जब कोड लिखोगे ना, तो यहाँ पे अगर तुम लोग स्टैटिक मेंशन करते हो मेथड को, बट तुम लोग ऐसे, ये वेरिएबल क्या है? ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल अगर नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक मतलब यू आर नॉट मेंशनिंग द कीवर्ड स्टैटिक, इट बिकम्स अ नॉन स्टैटिक। तो नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स को यू कैन नॉट एक्सेस इट विद इन अ स्टैटिक फंक्शन, ये तुमको याद रखना है, ठीक है? इसको एक्सेस करने के लिए मे बी यू कैन राइट स्टैटिक विद दिस एंड स्टैटिक विद दिस। Now this becomes static variables. Now you can use it with a static function. But ये मेरा समझाने का फिलहाल मोटो नहीं था। हम देखते हैं क्यों हो रहा है, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब अच्छा से समझते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ वैल्यूज कुछ असाइंड नहीं है ए और बी का, बट व्हेन यू आर डिस्प्लेइंग यू आर गेटिंग अ वैल्यू। ए बीइंग एन इंटीजर उसका 0 हो रहा है, डबल उसका 0.0, इस तरह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं ये लाइन लिखा तो अभी कुछ देर पहले क्या पढ़े कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है तो किस चीज का कॉल होता है? किस चीज का कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने से क्या चीज का कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। बोलो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने से क्या चीज का कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है तुमको कहीं भी? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है? हैं? চড় খাবি না, এটা কনস্ট্রাক্টর। নামটা দেখ, ডিসপ্লে ক্লাস নেম হচ্ছে মেন, কনস্ট্রাক্টর নাম আর ক্লাস নেম সেম হতে হবে, এটা কি সেম আছে? तो भाई ये तो मेथड है, कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। मतलब इसका ये है कि इफ यू आर नॉट राइटिंग अ कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर खुद से लिख देता है, जहां पे जो भी अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज है, ग्लोबल वैल्यूज, उसको एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। बात समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर लिख लेगा। उस कंस्ट्रक्टर में जो भी अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल वेरिएबल्स है उसको एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, और बाय डिफॉल्ट इंटीजर को 0 प्रोवाइड किया जाता है, डबल को 0.0, इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। बात समझ में आया? तो दीज आर कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कॉल कर लेता है व्हेन आई एम नॉट मेंशनिंग द कंपाइलर एक्सप्लिसिटली। क्लियर है? समझ में आया? हाँ कि ना में जवाब दो। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताते हैं।
ये कंस्ट्रक्टर क्या टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है? एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, विच कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो, अगर मुझे डिफॉल्ट नहीं, मुझे ए और बी का एक सर्टेन वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आई विल राइट अ कंस्ट्रक्टर बाय माई सेल्फ। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? बोलो। सेम एज क्लास नेम, है ना? तो मेन करके लिखेंगे इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि a इक्वल्स टू 10 और मैं बोलूंगा b इक्वल्स टू 20.5 सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ समझो, क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जाएगा कंट्रोल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा, कंट्रोल किस लाइन नंबर में चल जाएगा, इतना बोल दो। लाइन नंबर 6 में चल जाएगा, विच इज द कॉल ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके वो ए को 10 और बी को 20 असाइन कर देगा। जैसे ही वो असाइन कर रहा है, मतलब अभी ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। उसके बाद जब ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो ए का वैल्यू एज 10 डिस्प्ले हो रहा है, बी का वैल्यू एज 20 डिस्प्ले हो रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो यही चीज अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता इस लाइन को, मतलब लाइन नंबर 6 से अगर मैं लिखता नहीं इस चीज को, तो क्या होता? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉल हो जाता, मतलब कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर लिख देता और इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कर देता, जो कि फिक्स्ड है वो इनिशियल वैल्यूज। बोलो यहाँ पे क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। तुम क्या हुआ तुमको, गुस्सा गुस्सा में हो? नहीं पसंद आ रहा कंस्ट्रक्टर, छोड़ दे। इतना टेंशन में हो कि गुस्सा में हो कि डांट खा के आई हो? कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या करना है? क्या हुआ? आउटपुट देखो क्या किया। देखो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखो तो कर पाते हो कि नहीं। डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर डेट क्लास, मतलब क्लास का नेम है डेट, that initializes the date object with the given initial values. In case initial values are not provided, it should initialize the object with default values. समझ में आया? बोल रहा है कि तुमको एक डेट क्लास क्रिएट करना, तो मतलब क्लास का नेम डेट होगा, है ना? दैट इनिशियलाइजेस द डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट मतलब है कि यहाँ पे जो डेट में जो यूज होता है, जैसे डे, मंथ, ईयर, ये सब चीज। तो दीज विल बिकम द ग्लोबल वेरिएबल। तुम एक कंस्ट्रक्टर लिखोगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज द क्लास नेम। यहाँ पे तुम डे को 1, मंथ को 1, ईयर को 1970 करके असाइन करोगे। समझ में आया? ये पार्ट होता है। और उसके बाद तुम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं? डेट वो भी इक्वल्स टू न्यू डेट, और फिर एक डिस्प्ले फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू तुम ये तीन वेरिएबल्स को डिस्प्ले करा देते हो। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुमको एक कंस्ट्रक्टर लिखना है जहाँ पे तुम अपना डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करोगे, और कंस्ट्रक्टर से अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लो 5 सितंबर 1600, तो वो डे में 5th होगा, उसके बाद मंथ में एक वैल्यू दोगे, ईयर में एक वैल्यू दोगे। वो कंस्ट्रक्टर में तुम उस वैल्यूज को इनिशियलाइज करोगे, जैसे अभी हम यहाँ पे करके दिखाएं, ये वाला। जैसे यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर करके लोगे, ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके अंदर तुम डेट, मंथ और ईयर का एक वैल्यू असाइन करोगे, फिर डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू तुम उसको प्रिंट कराओगे, और मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे। समझ में आया? कोशिश करके देखो, अगर फोन है तो फोन में करो, नहीं तो कॉपी में करो।
ये वाला कंस्ट्रक्टर लाइन 6 से लेकर लाइन 9। क्लास नेम है मेन, यहाँ पे मेथड का नाम भी मेन दिख रहा है ना, तो ये मेथड नहीं, ये कंस्ट्रक्टर है। अभी तो स्टार्टिंग, हाँ यूडीएम जैसा ही है, स्टार्टिंग में बोला, हाउएवर उसका लिखने का तरीका बहुत अलग है कि नहीं? समझ में आया? चलो कोशिश करो। देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। पहले जैसे बोला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, फिर हम देखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखेंगे, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। पहले देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी जैसे बात की कि कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर इज नोन एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इनविजिबल एंड इफ वी राइट अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट्स, चलिए, द कंपाइलर डज नॉट क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका क्या मतलब है? क्लास डॉक्स स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग ब्रीड, ठीक है। void is running int status, जैसे यहाँ पे यहाँ से दिखता है। पहले यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ dog1 dog2, ठीक है, dog1 और dog2 ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, दो ऑब्जेक्ट बना, एक है dog1 दूसरा है dog2। यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, क्या कॉल कर रहा हूँ? is running। is running क्या है? ये मेथड है is running। मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ मेथड को कि dog1 डॉट is running और वैल्यू पास कर रहा हूँ 2। तो यहाँ पे क्या होगा, is running में आ जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, रन स्टेटस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। एल्स में जाएगा, एल्स में क्या हो जाएगा, डॉग इज नॉट रनिंग। ये कहानी हो रहा। फिर इसका देखो क्या है, डॉग टू टेल वैगिंग, और इसमें पास कर रहा हूँ, तो इसमें टेल वैगिंग में जाके ये टेल स्टेटस में कितना आ जाएगा वो। फिर ये इक्वल्स मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, ठीक। क्या हुआ, और यहाँ पे टेल वैगिंग में नॉट वैगिंग, जो भी है। तो हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी। अब देखेंगे अच्छा वाला चीज विच इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये सब क्वेश्चन आता है, तुम लोग का हर साल आता है question। आगे देखेंगे ये सब। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? इतना स्लो हो गया है। हो गया, देखा तो कर लिया। सबमिट बटन तो कहाँ है? तो करो दूसरा, जस्ट सबमिट बटन इसमें लिख दो ना, हो जाएगा। पूरा तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबमिट बटन बना।
क्या हो रहा है बेसिकली इसमें, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हूँ मैं, इसके बाद ये एक कंस्ट्रक्टर है। इससे पहले वाला जो कंस्ट्रक्टर था, अगर तुमको याद होगा, तो वो क्या था, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, है कि नहीं। मतलब कोई पैरामीटराइज मतलब वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि मेन करके था, और मान लो a इक्वल्स टू, मान लो हम बोलते हैं कि 5, और b इक्वल्स टू मान लो बोलते हैं 4.5, ऐसे करके था। तो ये क्या था, ये नॉन पैरामीटराइज्ड, मतलब कुछ पैरामीटर था नहीं इसमें। बट ये जो कंस्ट्रक्टर लिखे हैं ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स जा रहा है। तो वो क्या रहा है बेसिकली, पहला लाइन में मतलब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, इसमें देखो ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इटसेल्फ मैं दो वैल्यूज को पास कर रहा हूँ, which is 10, 20। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, हम लोग क्या पढ़े कि बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और वो कंस्ट्रक्टर जहाँ पे दो पैरामीटर्स है वो कॉल होगा। यहाँ पे 10 जो है वो x को असाइन हो जाएगा, और 20 जो है वो y को असाइन हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू y, मतलब a में x का वैल्यू विच इज 10 आ जाएगा, b में y का वैल्यू विच इज 20 आ जाएगा, बट b बीइंग अ डबल वैल्यू वो एज 20.0 स्टोर हो रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। और फिर जब मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20 डिस्प्ले हो जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलो। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो दिस इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विच इज दिस वन। यहाँ पे a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4.5 असाइन किया जा रहा है। हेंस व्हेन आई एम कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट नेम, तो 5 एंड 4.5 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आया कुछ? इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू मेन, और मान लो यहाँ पे देता हूँ 12,34.6 देता हूँ, इसमें मत करो 12,34.6 करके देता हूँ, ठीक है। और हाँ बोलो, सॉरी इंटीजर है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसको डबल कर देते हैं डबल, और फिर हम करते हैं ये करते हैं, और वो भी वन डॉट कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, इसका आउटपुट सोचो तो, ठीक है। कल आओ 11:45 में प्रैक्टिस करके आ रहा है, ठीक है, लैपटॉप लेते हैं। 5, 4.5 और क्या हो गया, मीन कर दिया। हाँ, वो तो पहले बोलो। क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड कि नॉन पैरामीटराइज्ड? नॉन पैरामीटराइज्ड, विच इज दिस वन। यहाँ पे a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4.5 असाइन हो रहा है। और जब OB इज द ऑब्जेक्ट फॉर द नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो OB को जब कॉल कर रहे हैं, तो बेसिकली 5 और 4.5 प्रिंट हो रहा है, बिकॉज OB का ऑब्जेक्ट holds the value 5 and 4.5 for the variables a and b। अगेन जब मैं OB1 कर रहा हूँ, तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, जहाँ पे वैल्यूज 12 और 34.6 पास किया जा रहा है, और फिर A और B में अकॉर्डिंगली वो वैल्यूज स्टोर हो रहा है। मतलब अभी OB1 एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका A और B का वैल्यू 12 और 34.6 इसमें है। समझ में आया? समझ में आया कुछ? जैसे बोलो, फंक्शन कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? हाँ, मतलब तुमको डिस्प्ले मेथड कॉल करना है ना, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे तुमको ये समझ में आ रहा है कि देखो ये OB और OB1 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है। OB ऑब्जेक्ट सेपरेट है, OB1 सेपरेट है। OB में A और B का अलग वैल्यूज है, OB1 में अलग वैल्यूज है। तो समझ में आया? हाँ, पक्का?
तो इसी को अगर मान लो तुम लोग कुछ इस तरह से करते हो, जैसे मान लो तुम बोलते हो कि स्ट्रिंग नेम करते हो, फिर तुम करते हो लॉन्ग रोल नंबर, फिर इंटीजर ही कर देते हैं फिलहाल उसमें। फिर तुम यहाँ पे करते हो नेम इक्वल्स टू बोलते हो, और तुम बोलते हो रोल नंबर इक्वल्स टू कितना है, फिर तुम ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लो, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे तुम पास करोगे, यहाँ पे पास करोगे क्या, अवनी का पास करोगे एज स्ट्रिंग, और रोल नंबर मान लो है 34, तो यहाँ पे तुम एक्सेप्ट करोगे एज स्ट्रिंग, और ये एज ये और बी नहीं है, ये है नेम है, और दिस इज रोल नंबर, नेम है, दिस इज देखो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये फिर ऑब्जेक्ट को ना मैं नाम चेंज कर दूँ, सपोज मैं बोलता हूँ इसको स्टूडेंट वन, और इसको बोलता हूँ स्टूडेंट टू, और फिर इसको स्टूडेंट वन, फिर इसको स्टूडेंट टू, अनदर वन, ये कितना रोल नंबर 10 तो ऑलरेडी दिए थे ना, गेस कर पाओगे इसका आउटपुट, हाँ क्या हुआ, कुछ गलत लिखा हूँ क्या, बोलो गेस करो इसका आउटपुट क्या है, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, जब स्टूडेंट वन को कॉल किया जा रहा है तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला, जहां पे नेम उज्जवल और रोल नंबर 12 स्टोर हो रहा है, और फिर जब स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले हो रहा है तो इट इज प्रिंटिंग उज्जवल एंड 12। नेक्स्ट जब स्टूडेंट टू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विच इज अवनी का 34। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब कि इसमें चला जाएगा, इसमें जहाँ पे x में अवनी का, y में 34 हो रहा है, और नेम में अवनी का, रोल नंबर में 34, हेंस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। थर्ड केस में स्टूडेंट 3, यहाँ पे फिर से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है अयान 22, तो वहाँ पे नेम अयान और रोल नंबर 22 स्टोर हो रहा है डिस्प्ले में, अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो रहा है। बात समझ में आया, तो तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, तीनों में तुम देखो नेम एंड रोल नंबर, नेम रोल नंबर नेम रोल नंबर है, बट उसका वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नाम अलग अलग है, वैल्यूज अलग अलग है, समझ में आया, तीन अलग अलग सेपरेट एंटिटीज बन रहा है ऑब्जेक्ट्स, क्लियर, समझ में आया, तो यही है हमारा पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड, और फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स जो अभी तक हम लोग बक 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 किए, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि नेम इक्वल्स टू एन, फिर मैं बोलता हूँ ई एम पी एन ओ इक्वल्स टू ई एम पी, और मेरे पास है बेसिक, तो बेसिक इक्वल्स टू पी। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं, ये मेरा क्या हुआ,
ये जो वैल्यूज था इसको इनिशियलाइज कर दिया थ्रू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बात खत्म होगी। अब मुझे नेक्स्ट जो करना है वो है कैलकुलेट। तो मैं कर सकता हूँ कि पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। कैलकुलेट में क्या करना है मेरे को, पहले ये निकालना है। तो डबल ये इक्वल टू 30% बोला है ना, तो 0.3 इंटू बेसिक, तो 0.3 इंटू बेसिक हो गया, इंटू बेसिक। उसके बाद क्या था, एच आर ए कितना है, एच आर ए 15%, तो डबल एच आर ए इक्वल्स टू 0.15 इंटू बेसिक। उसके बाद डबल क्या है पीएफ, पीएफ कितना है, सिर्फ 12 है कि 12.5 है, 12%। 0.12 इंटू कितना बेसिक, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ग्रॉस बेसिक, ये तो ग्रॉस मेरे पास ऑलरेडी है, तो ग्रॉस इक्वल्स टू बेसिक प्लस ये प्लस एच आर, ये हो गया। उसके बाद क्या है नेट, तो नेट इक्वल्स टू जो ग्रॉस निकला माइनस द प्रोविडेंट फंड पीएफ, ये मेरा हो गया कैलकुलेशन। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ये सब कैलकुलेशन होता है, ठीक है। डी ए मतलब डियरनेस अलाउंस, एच आर ए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ये मतलब प्रोविडेंट फंड, ये सब हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये पहला पैरामीटराइज्ड हो गया, कंप्यूटेशन हो गया। अब डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले के लिए अलग एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले में मेरे को डिस्प्ले करना है, सबसे पहले तो नाम डिस्प्ले करना शायद ना, तो मैं बोलूँगा कि नेम प्लस नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था डिस्प्ले, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, तो तुम करोगे एम पी एन ओ प्लस एम पी एन ओ। और क्या करना था, क्रॉस और नेट है ना, तो तुम बोलोगे ग्रॉस सैलरी इज प्लस ग्रॉस और फिर नेट सैलरी ना, सैलरी इज प्लस नेट, ग्रॉस सैलरी नेट से कहाँ बेसिक प्रिंट करना है, डिस्प्ले नेम ईएमपी नंबर ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी। काम ही नहीं कर रहा। ये हो गया, ये मेरा हो गया था, हाँ बोलो, अच्छा ये वाला नेट सैलरी, ठीक है, तो ग्रॉस और नेट प्रिंट हो गया, तो ये मेरा काम खत्म हो गया। अब मेन फंक्शन के अंदर मुझे करना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो मेन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मेन, और यहाँ पे मैं वैल्यूज पास करूँगा। क्या क्या वैल्यूज पास करना है, सबसे पहले तो नेम पास करना है, तो नेम क्या पास करूँगा, उसके बाद क्या पास करना है, एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर कितना है रे बाबा तुम्हारा,
एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद तुमको बेसिक 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 बोलो, बेसिक सैलरी कितना डालो? हाँ बोल दो 90,000। अरे 1 लाख ही कर दो राउंड फिगर, बेसिक सैलरी इतना है। ठीक है, अच्छी बात है। शाम का मोमो पार्टी उसकी तरफ से। हाँ बोलो। ओह फंक्शन कॉल भी नहीं किया ना। अच्छा अच्छा, दूसरा गलती दिखा दे रहे हो। अच्छा, फंक्शन कॉल करना है, कौन सा फंक्शन करना है? ओबी डॉट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट। और एक तो क्या करना है, ओबी डॉट डिस्प्ले, ये कर लिए। क्या बोल रहा है, एरर कैन नॉट फाइंड ग्रॉस, ग्रॉस नहीं मिल रहा, ओहो। check cannot find symbol gross, टाइप होता टाइप। तो यहाँ पे जब मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चल जा रहा है जहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया जा रहा है, नेम चिरंजीत, एम्प्लॉय नंबर ESI 89434 और बेसिक 1 लाख। फिर कैलकुलेट किया जा रहा है जहाँ पे DA HRA PF ग्रॉस और नेट को कैलकुलेट किया जा रहा है। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में नेम, एम्प्लॉय नंबर, ग्रॉस और नेट को डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका ग्रॉस सैलरी है 1,45,000 और नेट सैलरी है 1,35,000। समझे? तो आज कंफर्म बाहर जाके मोमो पार्टी उससे लेना है, ठीक है? समझे? ठीक है, तो ये कहानी बोलो, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? पक्का? ये था